giving helmets to people who cannot afford them, and teaching the importance of road safety. Please join me in welcoming a real life hero, Mr. Raghavendra Kumar, the Helmet Man of India. Mr. Raghavendra Kumar comes from Begusarai, Bihar. He is an author, social worker, and road safety activist. After losing one of his close friends in a road accident, because he wasn't wearing a helmet, Mr. Raghavendra decided to dedicate his life to spreading awareness about road safety. He has given away thousands of helmets to inspire people across the nation and value their lives and their helmet every single time they ride. His work has been featured in many newspapers and TV channels, and he has received several awards for his efforts. Before we begin this session, we would like to honor our special guest for his inspiring work. I would like to invite Dr. Kamaljeet Kaur, Executive Vice President, Ajinkya Dugar Patil Group, to kindly felicitate the guest. Now the movement we all been waiting for. So, your journey is a lesson for everyone, full of courage, kindness and purpose. With great respect, I invite you, Mr. Raghavendra Kumar, the Helmet Man of India, to share an inspiring story with us. So, the stage is all yours. Thank you. Good morning, all of you. बहुत अच्छा आवाज नहीं आ रही है. Good morning, all of you. Good morning, sir. Thank you for the respected call, ma'am. और आपने मुझे इनवाइट किया पूरी टीम को. और बेसिकली धन्यवाद गौरव जी का, जो एचआर मतलब सब कुछ आप लोगों के अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस करते हैं, लेकिन आज गलती से भी सड़क सुरक्षा के बारे में आप लोगों के बीच ला रही है. और रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स सर, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा लगा. और धन्यवाद. और हमारे साथ कर्नल डी.के. तिवारी सर, और धन्यवाद कर्नल मोहित सर, और बाकी ऑल टीम सर, सभी का धन्यवाद. देखिए, मैं यहाँ कोई सड़क सुरक्षा का कोई लेक्चर नहीं लेने आया हूँ, क्योंकि सडनली हमें जाना कहीं और था, लेकिन आपके बीच मैम ने कह दिया कि नहीं आना है, बच्चों को आरटीसी करना है, और आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं. बात यह है कि मैं कोई लेक्चर की तरफ मत लीजिएगा, क्योंकि आज ज्ञान के ब्रह्मांड पर अगर गूगल का कब्जा हो रखा है, तो भला मैं कहाँ किसको लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद एक अपने आप में एक योद्धा है. पर्पस यहाँ पर यह है कि आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है. मेरे लिए सड़क दुर्घटना जो है एक अदृश्य युद्ध की तरह है, जो मैं हर दिन सड़कों पर लड़ाई लड़ता रहता हूँ. क्योंकि इसके पीछे इन्होंने एक जोरदार इनके लिए तालियां अप्लॉज करें, जो मित्र इन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा प्रश्न किया. और तालियां हमारी सेना के लिए भी कर दीजिए, जो सरहदों पर लड़ रही है आप सबके लिए. सेना का हमने जैसे ही बात किया, आपके अंदर वो जोश आ गया, क्योंकि हमारी 20 लाख की सेना जो टुकड़े इतना बड़ा विशाल कैसे हमारी सरहदों को सुरक्षा कर रखी है. और रिसेंटली आपने देखा होगा कि 26 नागरिक के जान की कीमत क्या होती है. उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया,
बल्कि भारत का 1.4 बिलियन नागरिक ही नहीं जगा, बल्कि पूरी दुनिया को जगा दिया कि आज भारत की ताकत क्या है। और ये ताकत सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। मेरा पर्पस ये है कि जो आज सड़कों पर हम सिर्फ एक दिन की बात करेंगे, एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते 500 चिनाएं चल रहे हैं। अगर 1 घंटा में आपके कैंपस के अंदर हूं तो सड़कों पर 100 मीटर की दूरी पर जो सड़क है, लगभग 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और देखिए, मेरा जो कार्य है एक माँ को दिया हुआ वचन है, क्योंकि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली, इस फौज को जन्म देने वाली हमारे देश की नारी शक्ति और मातृ शक्ति ही है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, भारत में हर नागरिक का, दुनिया में हर नागरिक का मौत अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो माँ से जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो लड़ाई है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा सड़क हादसों में बलिदान वो माँ ही दे रही है, क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर हर वर्ष 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। सोचिए, 2 लाख सिर्फ इंसान नहीं, हमारे देश की स्किल मैन पावर नहीं है। ये विशिष्ट राष्ट्र बनाने जो आप जैसे युवा हैं, 42% उन युवाओं की डेथ हो रही है सड़कों पर। तो ये हम सबको सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आप मेरे कार्य को लेक्चर की तरह मत लीजिए, अपने डीएनए में एज जीन में सोचिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ पल के लिए हूँ, सिर्फ पर्पस मेरा यही है कि मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन अपने मित्र को खोने के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं भारत की सड़कों पर, भारत के प्रत्येक परिवार पर हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, ताकि सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक जीत हासिल कर सकूं। क्योंकि मैंने अपना मित्र खोया है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने मित्र को ना खोएं। क्योंकि जो मेरा दोस्त था, अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और जब मेरा दोस्त रोड एक्सीडेंट में हेलमेट न लगाने की वजह से जो अस्पताल की चौखट पर गया, उस अस्पताल की चौखट पर उस माता पिता को 3 दिन का वक्त लगा अपने पुत्र से मिलने के लिए। कारण क्या है कि हमारे भारत में आज भी 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, किसी के पास कोई सेविंग मनी नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी का फोन भी टूट जाता है तो दूसरे से उधार मांगना पड़ता है। और उस जगह पर उस बुढ़ापे के लाठी का जब उस पुत्र को सहारा बनना था 24 साल की उम्र में, उस माता पिता ने एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के उस अस्पताल की चौखट पर पहुंचते हैं, ताकि अपने पुत्र को हम घर वापस लेकर जा सकें। लेकिन पैसा भी नहीं काम आया। जाति से ब्राह्मण थे हमारे दोस्त के माता पिता, वो भगवान के पास दुआ कर रहे थे, वो दुआ भी नहीं काम आई, डॉक्टर भी नहीं काम आया। सिर्फ एक हेलमेट होता तो मेरा दोस्त जीवित रहता। जिस शहर में सपने के लिए उन्होंने भेजा था माता पिता, उसी शहर के अंदर अपने पुत्र की जलती हुई उन्होंने लाशें देखी। यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसा होता है वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, न लोगों ने सुना। वो मेरा मित्र था, वो पार्टनर था। तो उस वक्त मेरे पास भी था विकल्प कि क्या अपने दोस्त के मरने के बाद मैं गूंगा बन जाऊं या फिर सड़क हादसे के खिलाफ लड़ाई लड़ूं। क्योंकि जो मेरे दोस्त के माता पिता थे, उनके आंखों में आंसू नहीं, वो रक्त के आंसू थे। वो बार बार वो माँ अपने पुत्र की तस्वीर लेकर के तकिए में सो रहे थे, सोच रहे थे कि किसकी कारण, किसकी गलती थी। तो उस चीज को संकल्प लेकर के मैंने जब लड़ाई लड़ा तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कौन आएगा, कौन लड़ाई लड़ेगा। बस सिर्फ निकल पड़ा, क्योंकि सड़कों पर हर दिन एक मौत के जो रक्त के निशान हैं, वो हर परिवार की एक अलग अलग कहानी है। और इस कहानी से आप लोग भी अछूते नहीं हैं। हर किसी को किसी न किसी ने अपनों को खोया हुआ है। मैंने भी लॉ किया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लॉ छात्र स्टूडेंट के बीच आया हूँ। मैंने ये देखा कि हमारे देश में युवा हेलमेट क्यों नहीं पहनना चाह रहे हैं, और इसकी गलती हम सरकार को, पुलिस को, सिस्टम को, प्रशासन को क्यों दोष दे रहे हैं। इस कैंपस के अंदर या इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी नंगे पांव नहीं बैठा हुआ है। हर किसी के पैरों में क्या है, जूते और चप्पल है। और आपको पहनाना किसने सिखाया था, आप बताएंगे? एक बार खड़े होकर के, आपको जूते चप्पल पहनाना किसने सिखाया था? देखिए, माता पिता ने जोरदार तालियां बजाएं। ये देखा कि जो हर वर्ष जो 2 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था। तो मैंने सबसे पहले कानून की पढ़ाई करने के बाद मैं कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट गया और उनका दरवाजा खटखटाया और 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। कारण क्या है कि आप जो युवा हैं, यहाँ पर मैं एक बार हाथ देखना चाहता हूँ, कितने लोग स्कूटी बाइक से यहाँ कॉलेज आते हैं, एक बार हाथ उठाएं। चलिए, जोरदार तालियां बजाएं, एक जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है, कोई साइकिल से आता है, कोई साइकिल से भी आता है, आप साइकिल से आते हैं, क्या बात है, इनकी भी जोरदार तालियां बजाएं। तो एक बार खड़े हो जाएंगे, आप साइकिल पर हेलमेट पहन के आते हैं?
नहीं ना, आपके दोस्त भी बाइक पर हेलमेट नहीं पहन के आ रहे थे, ठीक है ना, ये रियलिटी, क्योंकि पुणे के अंदर मैंने बहुत कम ही प्रतिशत देख रहा हूँ। बैठ जाइए। मेरा पर्पस क्या था कि जो परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल के जो माता पिता स्कूटी बाइक क्यों दे देते अपना समय बचाने के लिए कि बच्चा कॉलेज जाए, लेकिन हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ा क्राइम है। क्राइम की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बच्चे को जब तक साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत न बचे तब तक उसके हाथों में स्कूटी बाइक न दे। देखिए, हम जब भी कंपेयर करते हैं अपने देश को दूसरे कंट्री से, हम यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें, वहां कोई 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेके निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। तो ये सोच हमारे भारत के नागरिक में क्यों नहीं है? क्योंकि एक सामान्य नागरिक सड़क पर मर रहा है तो हमारे देश का 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है एवरी ईयर। पता है आपको, रोड एक्सीडेंट में 5 लाख करोड़ रुपए राशि का नुकसान हो रहा है। ये राशि किसका है? ये आपके भविष्य का पैसा है, लेकिन हम सड़क हाथों में गंवा रहे हैं। इसको कौन समझेगा? हर आज इंसान के ऊपर 1,42,000 का कर्ज होते जा रहा है। हमारे देश की, मैंने पहले ही बताया कि हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है, और ये जो मौत की रफ्तार है ये हर साल बढ़ते जा रही है। आज से 10 वर्ष पहले यूनाइटेड नेशन ने कुछ देशों में मिलकर के जो कार्य किया, बहुत ऐसे देशों ने 50% सड़क हादसे कम भी कर लिए। कुछ ऐसा भी देश है पिछले 9 महीने से लड़ाई लड़ रहा है और एक भी कोई हादसा नहीं हुआ कैजुअलिटी, और 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं ताकि साल होते होते वही दुनिया को बता सके कि हमारे देश में एक भी हादसा नहीं हुआ। सोचिए उस देश के नागरिक किस तरीके से अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, एक एकता का प्रतीक दे रहे हैं, और हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कोई भी हादसे को देख करके हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कोई हमारा मित्र, हमारा परिवार कोई भी जा रहा है, हम वहां पर चुप्पी को नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है। लापरवाही ये नहीं कि सड़कों पर चल रहे हैं, कोई हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है उसको नहीं बोले, बल्कि लापरवाही ये है कि आप जैसे युवा पढ़े लिखे सामने गलतियों को देख रहे हैं, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि आप सबके बीच मिलने के लिए, कि मैं आप सबको मित्र बनाऊं और एक आवाज लगाऊं, ताकि हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत तभी बन पाएगा जब सड़कों पे रक्त के निशान मिट पाएगा। और आपको पता है इन सड़कों पे रक्त के निशान किनके होते हैं? हम जैसे, आप जैसे लोगों के ही होते हैं। अभी कैंपस में आया तो सर ने एक हादसा भी बताया कि किसी कलीग का वो हादसे हुए हैं और उनकी वो चीजें पत्नी उनकी डेथ हुई है। अब सोचिए, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आपको पता है किसी परिवार में मरने के बाद जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उस परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए होता है, केंद्र सरकार के भी माध्यम से होता है। अगर कृषि के अंतर्गत आपके पास कोई लैंड भी है तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आपको मिल जाएगी सोचना, लेकिन उन पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाता। और ट्रॉमा सेंटर में क्या चल रहा है, किसी का पति अगर सड़क हादसे में शिकार हो जा रहा है तो सबसे पहले जिस नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं, वो अपने 2 बच्चों को हाथों में लेकर के जाकर के अस्पताल की चौखट पर जा रही है, देख रही कि पति की जिंदगी कैसे बचाया जाए। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मी पापा कब घर वापस आएंगे, और सबसे पहले जिंदगी बचाने के लिए अपने तन की जेवर बेच रही है, क्योंकि कोई सेविंग मनी नहीं उनके पास, रिश्तेदारों से उधार मांग रही है। वो निगाहें जो है पूरे ब्रह्मांड से की जगह पर वो परिवार और रिश्तेदार याद आ रहे हैं ताकि कुछ पैसे की मदद मिल जाए, ताकि पति के लिए अस्पताल की वो चीजें फीस हो सके। सोचिए वो कितनी एक महिला वो जंग लड़ रही है, और 1 महीने तक अगर उस पति को अगर अस्पताल में रहना पड़ा तो सोचिए कितनी बड़ी उनके पास आर्थिक चुनौती। बहुत लोग तो अपना घर भी ये चीजें बेच रहे हैं ताकि उस समय उनको इम्पोर्टेंट है, बच्चों की आवाज है कि पापा घर कब आएंगे। वो नारी शक्ति लड़ रही होती है, और फिर जब उनको कामयाबी नहीं मिलती है, फिर से जब वापस उन बच्चों की स्कूल फीस, आप सोचिए आप कितने लकी हैं कि आपके माता पिता ऐसे संस्थानों में भेजे, और वहां पर जब उन बच्चों को फिर से स्कूल भेजना होता है, सारी जिम्मेदारियां लेनी होती है, तो वहां पर वो महिला शक्ति, जो नारी शक्ति है, वो सीधे हार जा रही है। और उनको आसान क्या लग रहा है कि मार्केट से जाकर के एक जहर किसी से लेना और सीधे सीधे मौत को गले लगा लेना। ये हमारे आज के भारत की कहानी है। ये हम सिर्फ 2 लाख मौत के आंकड़े को ही टीवी में, न्यूज़पेपर में, सुर्खियों में सिर्फ वहां तक ही सीमित हैं, लेकिन उन पीड़ित परिवारों के पास ये नहीं जान रहे हैं कि कितने लोग ऐसे सुसाइड कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, यहाँ पर किसानों की मौत की हलचल पूरी दुनिया जानती है। क्या सड़क हादसे में उन परिवारों की मौत हम आने वाली पीढ़ी को, इस भारत को नहीं जगा सकते हैं? हमारा भारत क्या है? अगर चाहता तो वो जो हमारा समाज है उस परिवार तक वो 18 से 20 लाख रुपए पैसे पहुंचा सकता था, लेकिन हमारा समाज कहां तक सीमित है? सिर्फ श्रद्धांजलि देना
और 13वीं पे जा करके 100 रुपए का कार्ड देना, उसके बाद कोई किसी परिवार के हालचाल नहीं पूछ रहा है। आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, इस कानून के, इस राष्ट्र निर्माण में आपकी नीतियां बहुत बड़ी काम करने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे पीड़ित परिवार से मुंह ना रिश्ता ना तोड़े, बल्कि उसके साथ जाए, कंधे से कंधा मिलाएं, क्योंकि उस परिवार में और भी 2 बच्चे हैं, उनको भी आपकी तरह बनना है, उनको भी आपकी तरह पढ़ना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम एक साथ मिलकर के इस सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपको सेना की तरह वर्दी पहन करके आपको सड़कों पर जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। हमें लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, हम नहीं, हमारा समय विकास कर रहा है। इस समय के विकास के दौरान आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। असली युद्ध आज का यही है सड़कों पर। आप देख रहे होंगे यूक्रेन के बीच, रसिया के बीच ऐसे युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया हर दिन निगाहें बैठा रखी है। अभी मात्र कितने 70 से 80 हजार लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपके देश में हर वर्ष 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। और वैसे ही युद्ध जैसा ही सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। यहाँ पर पर्पस ये है कि हम कुछ योजनाएं ऐसे लेकर के आ रहे हैं जो आप लोगों के बीच, ताकि हमारे राज्य सरकार के तहत जो राहगीर योजना है, जो कि किसी भी घायल को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, हम कैसे अपने इस कैंपस के अंदर राहगीर योजना के बच्चों को लाभान्वित कर सके। और जो परिवार है इस तरीके से दुख में हो सकता है, आपके गांव में, आपके पड़ोस में हो, तो उस परिवार तक इस राशि को कैसे पहुंचाया जाए, ताकि हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत तभी पाएगा जब आपके पांव और हाथ उस पीड़ित परिवार के साथ एक मदद के रूप में खड़ा होगा। कल को ये ना हो कि ये हादसा आपके या आपके परिवार के साथ हो और उस वक्त आप चिल्लाएं और आपके साथ कोई खड़ा ना हो। तो जो भी रास्ते हैं ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। ये भारत हमारा है, किसी और का नहीं है। हमारे देश की सेना, मतलब एक दुश्मनों की आहट के ऊपर उनकी कितनी पैरी नजर रहती है। हम नागरिक इनोसेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तिरंगे में लिपट करके वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश खुश रहे। तो उनके बलिदान को हम सड़कों पर भारत के नागरिक को इतने क्यों मरने दे रहे हैं? हम पूरी दुनिया को हंसने का काम क्यों दे रहे हैं? ये हम सबको सोचने का विषय है। हम सबको मिलकर एक लड़ाई लड़ने का समय है। तो इस चीज को अपने आप से पूछिए कि आपके बीच जो वो युवा है जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं। आप खुद देखिए, हमारे देश के सारे मिस्त्री, इतने बड़े उद्योगपति 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा के आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी उनके पास, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाया, मगर उनकी एक छोटी सी गलती पूरी इमारत को ही ध्वस्त कर दी। तो ये हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति हैं, वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई, ना ही पति को बचा पाए, क्योंकि वो मां होकर भी एक हेलमेट देने में असफल रह गए, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था कि हेलमेट ऐसी कोई चीज है। यही चीख पुकार आज मेरे दोस्त की भी मदर ये करती है कि मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया। आज हर कोई भगवान भरोसे बैठा हुआ है, जाके मंदिरों में अपने परिवार की लंबी उम्र की दुआ मांग रहा है। हो सकता है भगवान हमारे और आप सबके भरोसे बैठा हो, ताकि ये संदेश आप तक दे, ताकि हम सब मिलकर के एक लड़ाई लड़ सके। तो ये जरूरी है। और मेरे पास भले जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी रहता है कि मैं भारत के 22 राज्यों में 75,000 से अधिक हेलमेट बांट करके अभी तक 48 लोगों की जिंदगी बचा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि हर स्कूल कैंपस में, संस्था के अंदर हम हेलमेट बैन डेवलप करें। हेलमेट बैन का पर्पस ये है कि आप में से कोई भी अगर एक हेलमेट के शोरूम में जाते हैं, अगर कोई भी कह दे हेलमेट लगाना हो, तो आप अपने पसंद का हेलमेट चुनाव करते हैं और आप बाल को भूल जाते हैं, फिर हेलमेट लगाना चालू कर देते हैं। उसी तरीके से हम हर कैंपस में जहाँ पर हेलमेट बैंक बना रहे हैं, आपके लिए हेलमेट निःशुल्क रहता है, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी पीछे बैठे रहे, प्लेयर राइडर्स वो भी हेलमेट पहन सके। आपको सिर्फ आईडी शो करनी है और गुड क्वालिटी 1,500 से 2,000 का हेलमेट आपको यूं मिल जाएगा। लेकिन हेलमेट लगाने से पहले हम आपकी हेड मैपिंग करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हेलमेट लगाने से हाँ जी बाल खत्म हो रहे हैं। ये बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं रहती है। आपके पैरों में जब तक जूते फिट नहीं हो जाते हैं तब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरीके से जो हेलमेट है, आप सड़कों पर 70 से 80 की स्पीड में चलते हैं, अगर हेलमेट ढीला रहेगा तो आपके बिल्कुल बाल के साथ लड़ेगा। लेकिन हम एक साइंटिफिक तरीके से वो हेलमेट देते हैं ताकि आपके सर पर भी फिट हो, आपको हर दुर्घटना पर भी बचाए और आप इतने ऐसे स्टाइलिश दिखे कि आपके दोस्त मजबूर हो जाए कि भाई हेलमेट मुझे भी पहनना है। क्यों? क्योंकि आप रेड कलर में अगर घर से निकले हैं तो रेड कलर का ही हम हेलमेट देंगे, अगर येलो कलर का ड्रेस पहने हैं तो हम येलो कलर का ही हेलमेट देंगे, ब्लैक कलर में है तो ब्लैक, ताकि आप अपनी आजादी जिए। ये भारत है हमारा। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं भी सर्च करिए, देखिए हेलमेट बैन में किस तरह के हेलमेट है। तो हम चाह रहे हैं कि ये हेलमेट आप अपने दोस्तों तक एक मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ें, क्योंकि हेलमेट का कोई पैसा नहीं देना आप लोगों को,
सिर्फ आप लोग स्वीकार करिए कि आज से कि इस डी.वाई. पाटिल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, हम एक भी दोस्त को मरने नहीं देंगे। और जो भी हमारा दोस्त है बिना हेलमेट वो चीजें नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब मिलकर के एकता की लड़ाई लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं? ऐसा लग रहा है कि आप लोग सरहद पर जा चुके हैं और आवाज देते देते इतना वक्त लग रहा है। हम सब तैयार हैं? चलिए, ये आपके टीचर भी सुन रहे हैं, कल से बहुत लंबी क्लास लगाएंगे कि भाई आवाज तो दे दिए हो। तो देखिए, समय अभी कम है, अभी बहुत कई जगह जाना है, लेकिन हम अगली बार मिलेंगे तो हम चाहेंगे हजारों मतलब छात्र हों, जहां पर कि हमारी आवाज पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजे, क्योंकि ये महाराष्ट्र शिवाजी की धरती है और इस धरती पर हमेशा बलिदान के बहुत बड़े बड़े इतिहास है। वो मौका आपके पास आया है कि शिवाजी की धरती पर कहीं भी सड़क हो या किसी भी जगह पर ऐसे रक्त के निशान नहीं दिखाई दे, ताकि हम इस सड़क दुर्घटना के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़े ताकि हमारा भारत जागे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ में सुना। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that wonderful and heart-touching session. Your story reminds us that safety is not just a rule, it's a way to care for ourselves and loved ones. Now I would like to request Dr. Kamaljeet Kaur Sidhu, Executive Vice President, Ajinkya D.Y. Patil Group, to share a few words. Dignitaries on the dais, and my dear students. Now with such an impressive and inspirational speech, I don't think I have any words to express, because he started this drive because of a personal cause, but that personal cause is no longer a personal cause. It's a cause which is linked to all of us. And I have lost my father in a road accident, so I know the importance of helmet. I don't know, my father never used to drive a two-wheeler for a long time, but that day was an unfortunate day. Okay, 9th October, I lost my father in 2018 due to a road accident, a very simple road accident. But sometimes God has something else, and like you mentioned, sir, we had a lot of money, but we couldn't save our father, because sometimes just a small mistake that you are not wearing a helmet can be a very fatal thing. So my request to all of you is, because I know compulsion is not the solution, that particular call to use the helmet should come from within. Otherwise, I have seen students will put helmet on the bike. If I tell them that you are not allowed to enter the campus without helmet, you will wear the helmet while entering the campus, but will not wear it when it is really required, that is on the roads. We have lost some students in the past because they were not wearing the helmet. So I request all of you to be very mindful about this particular initiative. I know helmet is a very personal thing, just like your shoes. So how many of you are going to buy your helmet today? Please go and buy. I know your parents will never say no for this thing. They will definitely fund it. So please don't think twice. Today the first thing for all those who don't have the helmet, please buy it. Some of you have bought it with your two-wheelers. Now because of the new rules, it is compulsory for the two-wheeler companies to give not just one but two helmets with each two-wheeler. So it already has come with your two-wheeler. If it's a new two-wheeler, definitely use it. When you are buying two-wheelers, don't think that helmet is optional. Helmet is something which comes as a safety gear. Will you buy a car without the airbags and seat belt? No, you won't. So why do you want to buy a two-wheeler, even if it is a second-hand two-wheeler, without the helmet? If it is not coming with the helmet, go and buy it. Do you think your life is cheap? Is it cheap? It's priceless. It's the most important thing. You love yourself? सब अपने आप से प्यार करते हो? Right? अगर प्यार करते हो तो
हेलमेट खरीदो। ओके, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये अवेयरनेस सेशन है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इज गुड फॉर अस। द वे वी नेवर फॉरगेट टू वियर आवर शूज एंड चप्पल्स। सर, यू गेव अ वेरी गुड एनालॉजी कि सब लोग जूते चप्पल तो पहनते हैं, लेकिन हेलमेट पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है। प्लीज आपको आज ही डिसाइड करना है और हेलमेट खरीदना है। आपके घर में अगर हेलमेट है तो कल से वो पहनना है। आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी प्राइसलेस है, बिकॉज when we lose a person at the age of 18, 19, 20, we are losing a youth who is going to guide India further. And I don't want any lives to be gone just because of one small mistake. And one more thing, I've seen people, students wearing helmets and not putting up this thing. In fact, some of our engineering students have now done some invention where they said that unless you put the helmet, they are putting a sensor, your bike will not start. So these kind of, and then I'm now thinking of many more inventions which I will tell my students, because we are going to have that PBL, project based learning, very soon, where I will give them at least 6-7 students will do invention only with respect to helmet. Maybe helmet which can change colors and like that. And if you have some specific requirements as law students, you can definitely bring it to our notice. We will tell it to our engineering students. They will do that invention for you. Okay? With that, let me thank the entire team who has come despite their busy schedule. Thanks to Gaurav Sharma ji for bringing Helmet Fan of India to Ajinkya D.Y. Patil University. Thank you to Sunil Single sir, Sunil Ingode sir, and Vijay Kulkarni sir, and the other faculties for taking out time. Thank you, Roman Madhuram, for this backup, this thing, and the organizing committee. And thank you to all the students for your patient listening. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your motivating and kind words. Your encouragement always inspires us to keep learning and growing. Now I would like to invite Dr. Vijay Kulkarni, Dean, Student Service Division, Ajinkya D.Y. Patil University, to deliver the vote of thanks on behalf of organizing team. Already my job is done by our Honorable Executive Vice President, Dr. Kamini Sidhu ma'am. However, as a part of the formalities, I would say that I need to propose vote of thanks to each one of you sitting under this August gathering. Very importantly, the man who has been, tirelessly working. I have gone through his profile, who was shared already by Mr. Gaurav Sharma, and I am also, truly inspired that have I ever thought of maybe say doing such a noble work for the nation as such. But sir, we promise you that as you have interacted with our students, the students sitting under this August gathering, and the students, 90%, 99% students who are outside there on the campus, we are going to propose, and recently we have installed our student council, and there we have already passed resolution that every single student entering on the campus should wear the helmet. And following with that, Sidhu ma'am has ensured that you are there on the campus. So we really thank you from the bottom of heart, Ravindra Kumar sir. Naturally, our Executive Vice President Kamaljeet Kaur Sidhu ma'am, who is always maybe say force for us to see that the programs are taking place, and once program is taken, and after that, what is happening. So the thanks is not the end in itself, but the beginning will be there on the ground, maybe say from tomorrow onwards. Dr. Sunil Ingode sir, he was playing back in curtain, and I know that though in between Saturdays, Sundays and other days were there, he did a so wonderful job to see that this program is being executed. Honorable Colonel Vivek Tiwari sir, Colonel Mohit sir, and indeed Gaurav Sharma, who knows, everyone knows Gaurav Sharma. I know him for maybe say last couple of years by now. But thanks to each one of you, the organizing committee member, and
once again on behalf of the university, on behalf of my own and the student division, I heartily thanks to you. And with this word, we declare from the chair, I'm sure I declare that program is over. Thank you very much, guys.